विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मंचावर मी नेत्रा तांबाडगे आपण सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करीत आहे। आज दिनांक 12 एप्रिल 2024 रोज शुक्रवारला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 133व्या जयंती महोत्सवातील पहिल्या दिवसाच्या सूत्रसंचालनाची जबाबदारी आयोजकांनी मला दिली, त्याबद्दल आयोजकांचे मनस्वी आभार। विद्यार्थी व पालक यांना मौलिक मार्गदर्शन करण्याकरिता सन्माननीय मान्यवर इथे उपस्थित झालेले आहेत। मी आयोजकांना अशी विनंती करते की सन्माननीय मान्यवरांना मंचावर घेऊन यावे। सर नितेश कुमार सुद्धा इथे उपस्थित झालेले आहेत, त्यांना सुद्धा आयोजकांनी मंचावर घेऊन यावे अशी मी विनंती करते। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा धम्मनायक चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोकांचा कॅन्डल बघाल सर क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा सर एकदा समोर विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा दादा एकदा समोर बघा। थोड़ी बात खींचूं क्या बाहर सर, थोड़ी बात खींचूं क्या बाहर। सर एकदा समोर बघ, तो संविधान सर करा एकदा समोर। दादा समोर बघा, सर समोर बघा। सोबतच बघा सर ताई थोड़ा हाथ लगा। ओके देख वेट थैंक यू।
पद्धतसर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. पांढरी साडी नेसून बुद्ध पूजेला बसावं, पांढरी साडी नेसून बुद्ध पूजेला बसावं. भगवान गौतम बुद्ध, धम्मनायक राजा सम्राट अशोक, क्रांतीसूर्य ज्योतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, माता सावित्री व आपण ज्यांची जयंती एवढ्या उत्साहात साजरी करतोय, त्यांच्या विचारांना अभिप्रेत अशी जयंती करण्याचा विचार करतोय, असे ते विश्वभूषण सिम्बॉल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मी त्रिवार वंदन करते व आजच्या कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकेला सुरुवात करते. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम परिसर मंचकावर उपस्थित आजच्या या विद्यार्थी व पालकांना मौलिक मार्गदर्शन करण्याकरता आपल्याला लाभलेले माननीय आंबेडकराईट ॲक्टिव्हिस्ट व लेखक मंगेश दहिवले सर, तसेच वर्धा येथील नालंदा अकॅडमीचे माननीय नितेश कुमार सर व आजच्या या आपल्या विद्यार्थी व पालक मार्गदर्शनाकरिता अध्यक्ष म्हणून लाभलेले उमेश वाणे सर यांचे मी स्वागत करते. विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव समितीचे अध्यक्ष माननीय विजयभाऊ तामगाडगे या सर्वांचे मी इथे स्वागत करत आहे व मंचकासमोर उपस्थित विद्यार्थी व पालक वर्ग यांचे सुद्धा या मार्गदर्शनासाठी उपस्थिती दाखवली त्याबद्दल मी त्यांचे स्वागत करत आहे. डॉक्टर विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव समितीची भूमिका आज मी माझ्या प्रास्ताविकेद्वारे इथे तुमच्या समोर मांडत आहे. आज आपण ज्यांची जयंती साजरी करतोय ते महान विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ज्यांना सिम्बॉल ऑफ नॉलेज म्हटले जाते, अशा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी करत असताना समितीने ठरविले की ही जयंती विचाराने साजरी करायला पाहिजे. तर विचार कोणते? ज्या देशाला सुदृढ नॉलेजिएट विद्यार्थी तयार व्हावा हाच प्रयत्न मागील वर्षापासून समितीद्वारे करण्यात येत आहे. आज मंचावर उपस्थित मार्गदर्शन करणार आहेत त्यांनी त्यांच्या आयुष्यामध्ये जे मिळवलेले आहे आणि ज्या पद्धतीने भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी जे प्रयत्न केले आहे, ह्याच प्रयत्नांची पराकाष्ठा आपण उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांनी करावी व भारत देशाचे भवितव्य घडवावे. देशाप्रती प्रामाणिक राहून देशाचे वैभव वाढेल. पर्यायाने हिंगणघाट शहराचे व वर्धा जिल्ह्याचे नाव सुद्धा लौकिक होईल. आपल्या आईवडिलांची मान उंचावेल अशा पद्धतीचे कार्य आपण विद्यार्थी व विद्यार्थिनींनी करून घडेल अशी अपेक्षा करते व आपण उपस्थित मार्गदर्शनाकरिता जे मार्गदर्शन ते करणार आहेत ते तुम्ही आत्मसात करून ते अस्तित्वात उतरवाल अशी मी आशा करते व माझे प्रास्ताविक इथेच थांबवते. जय भीम, जय भारत, जय संविधान. में जाओ, डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, लेकिन इसके अलावा भी जो अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे बच्चों के लिए, तो वो क्या क्या है, कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा. तो नालंदा एकेडमी की जो शुरुआत है वो 2013 में वर्धा यहाँ पर हुई. 22 बच्चों के साथ शुरू हुई इस एकेडमी में अभी फ़िलहाल 1000 मतलब 1000 और 1500 से ज़्यादा बच्चे हमारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो है भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं. इसी के साथ हम हर साल 250 बच्चे मतलब 250 बच्चे हर साल नालंदा एकेडमी अलग अलग राज्यों से लेता है और उनके साथ 10 महीने एक फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से उनके जो बेसिक्स है उस पर काम करता है. तो इस फाउंडेशन कोर्स में नालंदा क्या करता है, हमारे जो छात्र हैं जो नॉन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, जो नॉन अंग्रेज़ी माध्यम से आते हैं, जो गांव से आते हैं और पिछड़ी जनजातियों से आते हैं, ऐसे बच्चों को नालंदा एकेडमी वर्धा में बुलाता है और 10 महीने
उनके साथ ये फाउंडेशन कोर्स करता है। इस फाउंडेशन कोर्स में हम बच्चों को जो अलग अलग विषयों में जो उनके जो बेसिक्स है उसको मजबूत करने का काम करते हैं। नालंदा एकेडमी में हम इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई नहीं कराते हैं। नालंदा एकेडमी में नॉन इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए हम बच्चों को तैयार करते हैं। इस फाउंडेशन कोर्स में नालंदा एकेडमी इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, लॉजिक, रीजनिंग, मैथ्स, ये जो बेसिक्स चीज़ें हैं जो 5th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, इसका एक सिलेबस नालंदा एकेडमी ने तैयार किया है और नालंदा एकेडमी ये फाउंडेशन कोर्स इन बच्चों को पढ़ाता है। नालंदा एकेडमी के पास 15 राज्यों से बच्चे आते हैं और वो नालंदा ये के आसपास यहाँ पर घर कर रहते हैं। नालंदा में हम कोई भी फीस बच्चों से चार्ज नहीं करते हैं। मतलब नालंदा की जो सारी पढ़ाई है वो सारी मुफ्त में, फ्री में होती है। बच्चे अपने 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 पैसों से वहाँ पर आते हैं। अगर कोई बच्चा ये फीस नहीं दे पा रहा है, नहीं दे सकता है, तो उसको नालंदा एकेडमी हेल्प करता है नालंदा में रहने के लिए और मेस मतलब खाने के लिए। 10 महीनों के बाद ये छात्र अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं और वहाँ पर पढ़ते हैं। नालंदा एकेडमी 2013 से, मतलब अभी 10 साल हो गए हैं नालंदा एकेडमी को। 2019 में जब लॉकडाउन लगा तब नालंदा एकेडमी को हमको बंद करना पड़ा और उस समय नालंदा एकेडमी ने ऑनलाइन शिक्षा शुरू की, जिसको हम डिजिटल नालंदा कहते हैं। डिजिटल नालंदा की शुरुआत ये 2019 और 20 में शुरू हुई और डिजिटल नालंदा में मैं आपको मुझे बहुत खुशी होगी बताने के लिए, आज 15,000 से ज़्यादा बच्चे डिजिटल नालंदा का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा नालंदा एकेडमी अलग अलग विहारों में लाइब्रेरीज चलाता है। अब ये लाइब्रेरीज चलाने के पीछे उद्देश्य क्या है? बाबा साहब कहते थे कि हमारे जो विहार है वो सिर्फ मतलब पूजा का केंद्र ना बन के एक ज्ञान का केंद्र बने। तो इसीलिए नालंदा एकेडमी ने ये सोचा कि हम अलग अलग विहारों में लाइब्रेरीज की शुरुआत करेंगे। तो आज हमारी 15 लाइब्रेरीज ये भारत के अलग अलग जगह पर और विदर्भ में अलग अलग गाँवों में हम ये लाइब्रेरी चलाते हैं। मैंने आपको बताया कि डिजिटल नालंदा की शुरुआत ये 2019-20 में हुई और आज डिजिटल नालंदा में 15,000 से 18,000 बच्चे इसका रोज़ लाभ ले रहे हैं। अब डिजिटल नालंदा में हम क्या करते हैं? डिजिटल नालंदा में ऐसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं जो वर्धा नहीं आ सकते। डिजिटल नालंदा में हम उन विषयों पर काम करना शुरू किया जिन विषयों पर नालंदा एकेडमी काम नहीं कर रहा था। मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, प्रोफेशनल ऐसे विषय हैं जहाँ पर हमारे समाज के जो लोग हैं वो आज भी मतलब बहुत कम वहाँ पे उस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ऐसे विषयों पर नालंदा एकेडमी ने डिजिटल नालंदा के माध्यम से काम करना शुरू किया। डिजिटल नालंदा ने ये भी किया कि हमारे जो समाज के लोग हैं जो भारत के अलग अलग कोनों में या फिर दुनिया के अलग अलग कोनों में जो काम कर रहे हैं, मतलब जिनको हम प्रोफेशनल्स कहते हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स का एक प्लेटफॉर्म बनाया और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जो प्रोफेशनल्स हैं जो हमारे समाज से आते हैं वो हमारे छात्रों को फ्री में मतलब कोई भी पैसा, कोई भी अनुदान न लेते हुए उनको काउंसलिंग या फिर मेंटरशिप प्रदान करते हैं। तो ये ऐसे छात्र हैं मतलब जो गांव से आते हैं, जिनके पास किसी भी ज्ञान मतलब कोई भी नॉलेज नहीं है, उनको डायरेक्शन नहीं है, तो ऐसे छात्रों को डायरेक्शन देने का काम ये डिजिटल नालंदा या नालंदा एकेडमी करता है।
दूसरी जो बात है जो नालंदा डिजिटल नालंदा के माध्यम से नालंदा एकेडमी करता है वो है स्टूडेंट्स को विदेशों में पढ़ाई के लिए भेजना। हमारे पिछले 2 से 3 सालों में हमारे 38 बच्चे, मतलब नियरली 40 बच्चे ये भारत के या फिर वर्ल्ड के अलग अलग मोस्ट प्रेस्टिजियस जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर पढ़ रहे हैं। और ये बच्चे जो है ये उस तबके से है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब जहाँ पर उनके मतलब ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है जिसको हम कहते हैं कि पहले जनरेशन के बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनके घर में अंग्रेज़ी भी बोली नहीं जाती, जिनके माँ बाप आज भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और उस बैकग्राउंड से ये बच्चे आज विदेशों में पढ़ रहे हैं। ये नालंदा का काम है। इसके अलावा भी नालंदा ये काउंसलिंग सेंटर चलाता है, ऑनलाइन काउंसलिंग सेंटर, मतलब जो विद्यार्थी इच्छुक है बाहर पढ़ने के लिए उनके लिए, या फिर जो भारत के अलग अलग जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें पढ़ने के लिए जो विद्यार्थी इच्छुक है उनके लिए नालंदा ये फाउंडेशन कोर्स चलाता है नालंदा एकेडमी में। दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे आज के समय में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कहते हैं हम, वो बच्चे उस तबके के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। बहुत ही कम मात्रा में, बहुत बार जानकारी के अभाव के कारण, जानकारी न होने के कारण हमारे बहुत ही कम बच्चे, या फिर वही बच्चे जो अर्बन बैकग्राउंड से है या फिर जिनके पेरेंट्स एससी होने, मतलब जो जिनके पेरेंट्स अर्बन जगह पर है, जो सेकेंड जनरेशन लर्नर्स है, उनके ही बच्चे इन यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच पाए हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका जो भारत का है, खासकर एससी समाज का, जो आज भी गांव में है, बिना अंग्रेज़ी, मतलब जो अंग्रेज़ी माध्यम से नहीं पढ़ा है, वो आज भी वो तबका इन विश्वविद्यालयों तक पहुंच नहीं पाया है, इन लॉ स्कूल्स तक नहीं पहुंच पाया है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बच्चे जो है इन लॉ स्कूल्स में, जिनको नेशनल लॉ स्कूल्स NLS कहा जाता है, महाराष्ट्र में भी ये लॉ स्कूल्स बने हैं जिनको हम MNLU कहते हैं, महाराष्ट्र नेशनल लॉ स्कूल्स। तो भारत में अगर आप लॉ का एजुकेशन करना चाहते हैं, मैं 5 इयर्स लॉ की बात कर रहा हूँ, 5 साल के लॉ की बात कर रहा हूँ, तो 5 इयर्स लॉ करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि NLS नेशनल लॉ स्कूल्स के बारे में पढ़िए और क्लैट के थ्रू यहाँ से पढ़ने की कोशिश करिए। दूसरी जो फील्ड है, जो बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है, मतलब बहुत सारे जो हमारे समाज के लोग हैं वो इस फील्ड में है ही नहीं, और जो है वो बहुत ही मतलब संकुचित रीत से काम कर रहे हैं, वो है आर्ट एंड डिज़ाइन। अब मैं जब आर्ट और डिज़ाइन की बात करता हूँ तो आपके दिमाग में आता है कि कोई पेंटर है, आर्टिस्ट है, लेकिन नहीं है। एक डिज़ाइनर ये जो है, इसकी जो डेफिनेशन है, मतलब इसकी जो व्याख्या है वो बहुत बढ़ गई है, बहुत ही विस्तृत हो गई है। अभी डिज़ाइनर कौन है? कपड़ा डिज़ाइनर है। ये मोबाइल किस तरह का होना चाहिए, ये मोबाइल किस तरह का होना चाहिए, ये भी एक डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है। हर बार मार्केट में नए फ़ोन्स आते हैं, और बहुत बार आपको लगता है कि ये बहुत ही सेम फ़ोन है, मतलब उसमें भी ऐसी कैमरा है, इसमें भी ये 3 ही कैमरा है, लेकिन एक दिन किसी ने सोचा कि नहीं, मैं कैमरा बीच में लगाऊंगा। तो वो किसने सोचा है? एक डिज़ाइनर ने सोचा है। और इस डिज़ाइनर की कोई भी चीज़ लो, आप ये घड़ी ले लो, एक कप ले लो, या फिर मग ले लो, कोई भी छोटी से छोटी सी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक, नॉन इलेक्ट्रॉनिक, इसको डिज़ाइन करने वाला, इसको बनाने वाला वो डिज़ाइनर है। तो इस डिज़ाइन फील्ड की जो नॉलेज है वो हमारे लोगों में बहुत ही कम है। इसको आज के ज़माने में UI डिज़ाइनर भी, मतलब उसमें एक नई तकनीकी फील्ड है UI डिज़ाइनर। तो ये इसका नॉलेज ना होने के कारण बहुत ही हमारे समाज के जो लोग हैं, छात्र हैं, वो इन फील्ड्स में अप्लाई नहीं करते। मैं आपको बताना चाहूँगा, लॉ एज वेल एज डिज़ाइन, आर्ट और डिज़ाइन, इस फील्ड में जो प्रोफेशनल, मतलब आपकी जो आमदनी है वो
इंजीनियर से, डॉक्टर से कई ज़्यादा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोफेशनल फील्ड में, इस फील्ड में है और विदेशों में भी इन दोनों फील्ड्स में है। आप इन दोनों फील्ड्स में मास्टर्स के बाद बाहर पीएचडी के लिए भी जा सकते हो। तो ये दो ऐसे फील्ड्स हैं जो कि इंटरडिसिप्लिनरी, जिसको हम कहते हैं कि जो जिसमें सिर्फ हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या फिर सिर्फ साइंस, ये फील्ड वो नहीं पढ़ाया जाता। ये सारे फील्ड्स आज आप देखते हो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ आज बन रहे हैं, लिबरल आर्ट्स जिसको हम कहते हैं, लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटीज़, इन सब में आर्ट्स की पढ़ाई या फिर साइंस की पढ़ाई नहीं होती है। इनमें आप पढ़ाई होती है ये जिसको हम कहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है वो आपको एक साथ पढ़ाए जाते हैं। भारत में ये पहली बार, मतलब ये पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है। विदेशों में बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो ऑलरेडी आपको इसी तरह की पढ़ाई कराती है। भारत में अभी तक जो था, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें एक हायरार्की बनाई गई थी कि जो आर्ट्स का विद्यार्थी है वो आर्ट्स पढ़ेगा, साइंस का विद्यार्थी है वो साइंस पढ़ेगा, कॉमर्स का विद्यार्थी है वो कॉमर्स पढ़ेगा। अभी इसमें हुआ क्या कि एक हायरार्की बनाएगी कि आर्ट्स जो है वो नीचे है, साइंस जो है वो ऊपर है। अभी ये हायरार्की हमको कैसे दिखती है, मतलब ये उच्च नीचता ये हमको कैसे दिखती है कि अगर आर्ट्स का विद्यार्थी अगर साइंस पढ़ना चाहे या कॉमर्स पढ़ना चाहे तो वो कॉमर्स या साइंस नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर साइंस का विद्यार्थी ये कॉमर्स या आर्ट्स पढ़ना चाहे तो वो ज़रूर फील्ड चेंज करके पढ़ सकता है। कॉमर्स का विद्यार्थी ये साइंस नहीं पढ़ सकता, लेकिन कॉमर्स का विद्यार्थी ये अपनी फील्ड चेंज करके आर्ट्स पढ़ सकता है। तो आप देखते हो कि शिक्षा प्रणाली में क्या है, एक हायरार्की है। लेकिन बहुत सारे जो शिक्षा संस्थान हैं जो अभी पिछले कुछ वर्षों में नए बने हैं, जैसे अशोका यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, ऐसे ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वो प्योर कोर्सेज नहीं है, ये सारे कोर्सेज हैं अलग अलग कोर्सेज का एक मिश्रण है। जो यही सेम प्रणाली ये विदेशों में सिखाई जाती थी। मतलब अगर वहाँ पर एक आर्ट्स का विद्यार्थी है और वो साइंस के कुछ विषय पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ने के लिए फ्री है। अभी ये जो दो शिक्षा प्रणाली है इसमें होता क्या है कि हमारा जो विद्यार्थी है वो संकुचित रूप से पढ़ता है, एक ही सब्जेक्ट को लेकर पढ़ता है। और अगर आप इन लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हो जो एक्चुअली बहुत महंगी है, भारत का सिर्फ एक क्रीम क्लास जो अपर क्लास है वही इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा है। लेकिन हमारे लिए ओपन क्या है, ओपन है विदेशों में यूनिवर्सिटी। हम विदेशों में जा सकते हैं, विदेशों की जो यूनिवर्सिटीज़ है, बाबा साहब पढ़े हैं विदेशों से। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत की जो शिक्षा है वो बहुत ही उसका स्तर बहुत कम है, लेकिन जो क्रिटिकल थिंकिंग है, एक क्रिटिकल जो थॉट प्रोसेस है वो आपको देखने को मिलेगा अगर आप किसी भी विदेश यूनिवर्सिटी, मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आप वहाँ की जो करिकुलम्स देखोगे तो आपको वो स्पेस दिया जाता है वहाँ पर कि आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकें। तो ये दो फील्ड है। अगर आप पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो तो प्लीज़ इन दो फील्ड्स को एक्सप्लोर करिए। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं वो नॉन इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड के हैं और वो इन्हीं फील्ड में पीएचडीज या मास्टर्स कर रहे हैं। तो अगर मैं ये एंड में यही कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा विद्यार्थी जो गांव से आता है, जो पहले जनरेशन लर्नर है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, जिसके घर में कभी भी अंग्रेज़ी बोली नहीं गई, जो बहुत एक अत्यंत पिछड़ी जाति से आता है, अगर वो अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है, अगर वो अमेरिका के या फिर ऑस्ट्रेलिया के या फिर यूके के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है तो हम भी पढ़ सकते हैं। पहले जो फॉरेन एजुकेशन था इसका ये एक क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास तो ऐसा लगता था कि बहुत दूर है, मतलब हम नहीं जा सकते, इसके लिए बहुत पैसा होना ज़रूरी है या फिर वो जा सकते हैं, हम कभी नहीं जा पाएंगे। लेकिन आज इंटरनेट के माध्यम से आपके फ़ोन में सारी जानकारी अवेलेबल है। थोड़ी सी मेहनत करके आप
फॉरेन में एजुकेशन ले सकते हो। दो बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको एक स्कॉलरशिप देता है ऐसे स्टूडेंट्स को, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप कहते हैं, NOS। बहुत ही कम लोग एक बार हमारे वहाँ के मिनिस्ट्री के जो ये मिनिस्ट्री संभालते हैं, जो ये स्कॉलरशिप संभालते हैं, उनके सेक्रेटरी से हमारी मुलाकात हुई थी एक बार, और उन्होंने हमको बताया कि सर प्लीज़ आप बच्चों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि NOS में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी स्कॉलरशिप्स हैं लेकिन बहुत ही कम एप्लीकेंट्स उनके पास आते हैं। मतलब हर बार जो पैसा है वो लैप्स हो जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, वो पैसा अलग जगह पर डाइवर्ट करती है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशंस नहीं पहुंचती। तो वहाँ के जो मीना सर थे वो उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ जितने भी आपको लोग मिलेंगे, स्टूडेंट्स मिलेंगे, उनको कहिए कि आप 12 महीने में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं और हम हर एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे। अभी पिछले कुछ सालों में उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अगर आप कास्ट के विषयों पर विदेश में अगर कोई रिसर्च संशोधन करना चाहते हो तो ऐसा देखा गया है कि आपको वो स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। लेकिन ये एक समझ की बात है, आप उसको आपके अपने टाइटल को चेंज करके बिल्कुल ये स्कॉलरशिप ले सकते हो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी एक सिमिलर स्कॉलरशिप है, शाहू महाराज स्कॉलरशिप, जो महाराष्ट्र के जो SC है उनके लिए दी जाती है। तो ये दो प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स फॉरेन एजुकेशन के लिए SC स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए। आपका बच्चा किसी भी फील्ड में अगर उसको अगर दिल है, मन है, मेहनत करने की इच्छा है, तो उसको जाने दीजिए। फोर्स मत करिए कि मेडिकल ही करिए या फिर इंजीनियरिंग करिए। आज मतलब मार्केट ओपन होने के कारण इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। हम हमेशा सोचते हैं कि बच्चा करेगा क्या इसमें जॉब लगेगा। तो मैं आपको ये श्योर मतलब बताना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से उसने अगर मास्टर्स किया है तो उसको जॉब बिल्कुल लगेगा। मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर इंडिया में नहीं है लेकिन बाहर है। बाहर अभी हमारे लिए इजी हो गया है जाना। गेट कीपिंग जो है भले ही वो है, मतलब जिसको हम ग्लास के लिए कहते हैं या गेट कीपिंग कहते हैं, कि एक पर्टिकुलर क्लास का व्यक्ति वो बाकी क्लास को, दूसरी जाति को ऊपर आने नहीं देता। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन हमारे ही समाज के जो लोग वहाँ पर गए हैं वो आपको मदद करने के लिए तैयार है, सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने अभिभावक अपने बच्चों को इन दो फील्ड्स के अलावा जो भी जहाँ पे भी आपका बच्चा चाहे वहाँ पर उसको एक्सप्लोर करने दीजिए। विदेशों में पढ़ने की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको एक्सप्लोर करिए। नालंदा एकेडमी ये संगोपन के लिए, मतलब काउंसलिंग के लिए हमेशा तैयार है। नालंदा आपका अगर बच्चा, आप अगर गरीब परिवार से आते हो, अगर आपका कोई जानने वाला है जो गरीब परिवार से आता है, तो उसको नालंदा एकेडमी फ्री में वहाँ पे पढ़ाई होती है। पिछले 2 साल से हम जो ऑफलाइन क्लासेस है वो नहीं ले रहे हैं। पिछले 2 साल से नालंदा एकेडमी एक कैंपस बनाने की कोशिश कर रहा है। नालंदा एकेडमी ने 9.5 एकड़ लैंड जो ज़मीन है उसको ख़रीदा है वर्धा के पास, और वहाँ पर अभी जस्ट कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है कैंपस बनाने का। तो जब ये कैंपस तैयार होगा तब नालंदा एकेडमी ये 300 बच्चों का वहाँ पर हॉस्टल बना रहा है, और जहाँ पर भारत के अलग अलग क्षेत्र से विद्यार्थी आकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो नालंदा एकेडमी हमेशा सदैव आपके स्टूडेंट्स के लिए तत्पर है। आपको शायद पॉम्पलेट्स मिले हैं, उसमें नंबर्स हैं, आप हमको कभी भी कॉल कर सकते हैं। आप उसमें देख सकते हो कि नालंदा एकेडमी की एक्टिविटीज़ है। आप हमारे वेबसाइट को प्लीज़ विज़िट करिए और देखिए कि नालंदा एकेडमी क्या क्या काम करता है और कौन सा ऐसा काम है जो आपके बच्चों के लिए
बच्चों को, जिससे आपके बच्चों को लाभ होगा। इतना कहकर मैं अपना 2 शब्द खत्म करूँगा। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। अनूप सर नहीं आ पाए इसलिए मैं आया हूँ। मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी है जिसको मैंने छोड़ना नहीं चाहिए। अगर एक भी बच्चा मेरी बात सुनकर अगर उसको प्रेरणा मिली तो मेरा यहाँ आना सफल है। थैंक यू। जय हिंद। आपलेले अध्यक्ष उमेश वाणे सरांना मी मार्गदर्शनाकरिता मंचावर आमंत्रित करते। शांतीचा संदेश देणारे, त्याचप्रमाणे जीवनाचे फार मोठं जीवन कसं जगावं याबद्दलची शिकवण देणारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, महामानवांना सर्वप्रथम मी अभिवादन करतो। या विचारपीठावर उपस्थित असलेले माननीय दहिवले विजय तामगाडगे सर, त्याचप्रमाणे इथे सगळे उपस्थित असलेले बौद्ध बंधू आणि भगिनींनो, हा विषय अतिशय उपयुक्त आणि महत्त्वाचा आहे। विद्यार्थी व पालकांकरता मौलिक मार्गदर्शन। मला असं वाटलं होतं की बरेच सारे विद्यार्थी येतील, बरेच सारे पालक येतील, परंतु पाहिजे त्या प्रमाणात मला इथे उपस्थिती दिसत नाही। आता हे आपल्या या कोणाचं अपयश म्हणावं विजय आणि कोणाला काय दोष द्यावा हे कळत नाही। हा एवढा मोठा विषय आणि या विषयाला न्याय देण्यासाठी जैन मॅडम किंवा अनुप कुमार सर आणि मंगेश दहिवले सर हे असे महान मोठे विचारवंत इथे मार्गदर्शन करणार होते। सगळ्या जनतेला हे माहिती आहे। गावामध्ये गाडी फिरली कार्यक्रमाच्या बद्दलची, त्याचप्रमाणे मोबाईलवर, व्हॉट्सअपवर, फेसबुकवर हे सगळं माहिती झालं, तरी पण इतकी संख्या अल्प का, यात हा कधी कधी प्रश्न पडतो। असो मित्रहो, नुकतंच या दोन्ही विचारवंतांनी आपले विचार इथे व्यक्त केले। माननीय मंगेश दहिवले सर जे आंबेडकरी ॲक्टिव्हिस्ट व लेखक, नाव खूप ऐकलं होतं आणि वाचन पण सुद्धा यांच्याबद्दलचं केलं होतं। आज मला या दोन्ही व्यक्तींसोबत इथे स्टेजवर बसण्याचा, या विचारपीठावर बसण्याचा मला सन्मान मिळाला। मी याबद्दल मला अभिमान वाटतो आणि आनंदही वाटतो। त्याचप्रमाणे आयोजकाचा आभार सुद्धा व्यक्त करतो। दहिवले सरांनी सांगितलं विद्यार्थी कसा असावा, काय करावे त्याने। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना घडवण्यामध्ये त्यांच्या वडिलांचा किती मोठा हातभार आहे। त्यांनी शिस्त कशा प्रकारे लावली होती। अर्थात ते सुभेदार होते, बाबासाहेबांचे वडील सुभेदार होते, त्यामुळे ऑटोमॅटिक ती शिस्त येणारच आणि ही शिस्तच त्यांना जीवनामध्ये बाबासाहेबांना कामी आली, जे सकाळी 3 वाजता उठायचे अभ्यास करण्यासाठी आणि या शिस्तीतूनच त्यांचं जीवन नंतर कायम घडलं हे आपल्याला इथे त्यांनी नमूद केलेलं आहे। त्याचप्रमाणे त्यांच्या जीवनामध्ये, शालेय जीवनामध्ये तर्खडकरांचे व्याकरणाचे पुस्तकं, त्याचप्रमाणे इंग्रजींची पुस्तकं कशा प्रकारे त्यांनी दिले आणि याच्यातून त्यांनी कशा प्रकारे अभ्यास केला हे सुद्धा त्यांनी आपल्याला इथे सांगितलेलं आहे। आपण बघतो बाबासाहेबांचे जेव्हा कोणताही पुतळा असो, त्या बाबासाहेबांसोबत बाबासाहेबांजवळ एक पुस्तक आपल्याला नेहमी दिसत असते आणि यातूनच म्हणजे या शिक्षणाविषयी बाबासाहेबांचे विचार कसे आहेत हे आपल्याला दिसून येतं। त्याचप्रमाणे कोलंबिया विद्यापीठात किंवा जगातल्या अनेक विद्यापीठामध्ये त्यांनी शिक्षण घेतलं। हे सगळं अतिशय चांगल्या प्रकारे दहिवले सरांनी आपल्याला इथे सांगितलेलं आहे। त्याचप्रमाणे निलेश थूल सर यांनी सुद्धा आपल्या या नालंदा अकॅडमीबद्दल, जे वर्धेला आहे, जे गरीब विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाबद्दलचं फार मोठं कार्य करतं, त्याचप्रमाणे जे यांना विदेशात सुद्धा पाठवण्यात येतं गरीब विद्यार्थ्यांना, हे फार मोठं कार्य या अकॅडमीच्या मार्फत होत असतं। हे अतिशय या दोन्हीही वक्त्यांनी मला सांगितलेलं आहे। सर, मला काही इथे माझ्या समस्या आहेत। मी ग्रामीण भागातला शिक्षक आहे, गिरड म्हणून गाव आहे इथे 33 किलोमीटरवर। माझ्या गिरडची समस्या नाही आहे, तर ही
ग्रामीण परिसरातली शिक्षणाविषयीची अतिशय गंभीर समस्या हे मी तुम्हाला इथे निदर्शनास आणू इच्छितो सर. तुम्ही सांगितलं आहे की श्रीमंताची मुलं तर जातील, विदेशात जातील, मोठमोठ्या विद्यापीठात जातील, प्रश्नच नाही. तेवढं सगळं फॅसिलिटी त्यांना मिळतात. परंतु आमच्या ग्रामीण भागामध्ये एक शेतमजुराचा मुलगा किंवा 2-4 एकर असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा मुलगा एवढं शिक्षणाचा खर्च किंवा योग्य मार्गदर्शनाअभावी त्याच्यामध्ये गुणवत्ता असून सुद्धा गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागामध्ये आहे आतापर्यंत सिद्ध झालेलं आहे. कारण सर तुम्ही तिथेच काम करता, ग्रामीण भागातल्या गरीब मुलांसाठीच काम करता, तुम्हाला हा पूर्ण अनुभव आहे सर. परंतु आज जर बघितलं तर फार मोठी समस्या आहे. आता याच्यासाठी सिस्टीमच जबाबदार आहे की पालक जबाबदार आहे की आम्ही शिक्षक वर्ग जबाबदार आहोत हे मला कळत नाही. विद्यार्थ्यांना पास जर केलं नाही 10वी मध्ये, तेवढा स्पेसिफिक रिझल्ट जर लावला नाही तर आमच्या शाळेवर कारवाई होईल. 30% मिनिमम रिझल्ट आवश्यक असतो, नाहीतर पगार थांबला. मग आता याच्यासाठी काय करणार? मग याच्यासाठी आम्ही शिक्षक लोकच विद्यार्थ्यांना पास करण्यासाठी मदत करतो. स्पष्ट बोलतो, आम्हीच करतो. अनेक शिक्षक आहेत, सगळ्यांना माहिती आहे. पास जर झाले नाही तर रिझल्ट जर पडला तर अनेक समस्या येतात, वरून दट्टा येतो, अनेक शोकाजेस येतात, त्यांना उत्तर द्यावं लागते. या पेरणीच्या पिरियडमध्ये सर विद्यार्थी पेरणीला जातात, डोबणीला जातात, किंवा ते काय कापूस वेचण्याच्या त्या सीझनमध्ये तेव्हा विद्यार्थी कापूस वेचण्यासाठी जातात, कारण मजूरच भेटत नाही, गावामध्ये मजूर भेटत नाही. या अशा अनेक समस्या आहेत. आता याच्यासाठी जबाबदार कोणाला पकडायचं सर, यावर सुद्धा आपण विचार मंथन करणं गरजेचं आहे. परंतु मला इथे एक सांगावं असं वाटतं सर, दैवले सर, की जरी हे विपरीत परिस्थिती असली तरी मात्र आपल्या बौद्ध समाजासाठी अतिशय एक चांगली बाब आहे. याच्यामध्ये आपले बौद्ध विद्यार्थी मात्र नेहमी सामोर असतात अभ्यासामध्ये, हे मी तुम्हाला निक्षून सांगतो. याचं कारण असं आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आपल्यामध्ये रुजलेले आहेत. याही विपरीत परिस्थितीत मी माझं अवलोकन आहे, माझं निरीक्षण आहे, आपले विद्यार्थी याला बळी पडत नाही. याच्या कोणत्याच वाईट कामामध्ये नाही. जे पर्सेंटेज आहे, ते पर्सेंटेज आपल्या विद्यार्थ्यांचं समोर जाण्यामध्ये, अभ्यासामध्ये हुशार असण्यामध्ये किंवा मोठमोठ्या कॉलेजेसमध्ये प्रवेश घेण्यामध्ये नेहमी समोरच असते, हे तुम्हाला मी इथे निक्षून सांगत आहे. असो, प्रश्न फार मोठे आहेत, बरंच सारं बोलता येईल. मला इथे वेळेवरच अध्यक्ष बनवलं हे माझ्यासाठी अतिशय आनंदाची आणि अभिमानाची बाब आहे. आयोजकाचा मी आभार मानतो. मला आपण ऐकून घेतलं त्यामुळे आपल्या सर्वांचे आभार. इथेच माझा अध्यक्षीय विचार मी समाप्त करतो. सगळ्यांचे धन्यवाद. जय भीम. थँक्यू सर. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की बुद्धिमत्तेचा विकास हे मानवी अस्तित्वाचे लक्ष्य असले पाहिजे. यानंतरच शेवटचा कार्यक्रम म्हणजे आभार प्रदर्शन. आभार प्रदर्शन करण्याकरिता मी आमंत्रित करीत आहे साहिल कांबळे यांना. मानव कसे आभार तुमचे, मानव कसे आभार तुमचे, खरंच काही कळत नाही. मानव कसे आभार तुमचे, खरंच काही कळत नाही. तुमच्यासाठी तोला शब्द काही कळत नाही, तुमच्यासाठी शब्द काही कळत नाही. सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध, छत्रपती शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजश्री शाहू महाराज आणि विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव समिती 2024 हिंगणघाटतर्फे मी साहिल कांबळे आज आभार प्रदर्शनाला सुरुवात करतो. आजच्या कार्यक्रमातला प्रमुख मार्गदर्शन म्हणून लाभलेले
मंगेश दैवले सर यांनी आपल्याला सर्व विद्यार्थ्यांना व आपल्याला मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. व तसेच नितेश कुमार सर यांनी सुद्धा आपल्याला विद्यार्थ्यांना व आपल्याला जे मोलाचे मार्गदर्शन केले त्यांचे सुद्धा मी आभार मानतो. व आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष उमेश वाणी सर यांनी सुद्धा विद्यार्थ्यांना असे विशेष मार्गदर्शन केले, त्यांचे मी सुद्धा इथं आभार मानतो. आणि विशेष आभार त्यांनी या कार्यक्रमासाठी दिवस रात्र प्रयत्न व मेहनत केली. तसेच आमचे सर्वांचे मार्गदर्शक जयंती उत्सव समितीचे अध्यक्ष विजयभाऊ तामगाडगे यांचे सुद्धा मी इथे आभार मानतो. व नेत्रा तामगाडगे याने खूप सुंदर संचालन केले, तिचे मी सुद्धा विश्वरत्न डॉक्टर साहेब आंबेडकर जयंती उत्सव 2024 समितीतर्फे मी आभार मानतो व साधुवाद देतो. स्वातंत्र्य मिळाले पण जीवाची लाई होती. स्वातंत्र्य मिळाले पण जीवाची लाई होती. घटनेविना निराधना आई होती. घटनेविना निराधना आई होती. घटना लिहिली ज्या लेखणीने त्या लेखणीत भीमाच्या रक्ताची शाई होती. भीमाच्या रक्ताची शाई होती. त्यानंतर परिसंवादाला सुरुवात होते. थोड्याच वेळात परिसंवादाला सुरुवात होते. जाणार आहे, या कार्याचं स्वरूप काय आहे, हे कार्य खरंच प्रामाणिकपणे होत आहे का, हे कार्य खरंच लोकांच्या हिताचं होत आहे का, या सर्व गोष्टीचा उहापोह आपले प्रमुख वक्ते इथे करणार आहे. तर हिंगणघाट शहरातील सर्व नागरिकांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी लवकरात लवकर मंचगाव या कार्यक्रमस्थळी पोहोचावं. अतिशय अवघ्या 5 मिनिटामध्ये बहुतेक या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे इथे पोहोचलेले आहेत. अवघ्या 5 मिनिटात हा कार्यक्रम सुरू होणार आहे. तर पेंडालच्या बाहेर असलेल्या सर्व लोकांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी पेंडालमध्ये येऊन या कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा. सन्माननीय अशोकभाऊ वानखेडे सर, सन्माननीय ताई ॲडव्होकेट वैशालीताई डोळस हे पेंडालमध्ये आलेले आहेत. मी आयोजकांना कार्यकर्त्यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आमच्या प्रमुख वक्त्यांना परखडपणे मत व्यक्त करणारे सन्माननीय अशोक वानखेडे सर इथं, तसेच माननीय ॲडव्होकेट वैशालीताई डोळस मॅडम, तसेच या कार्यक्रमाकरिता लाभलेले प्राध्यापक अनिल बाबळे सर, सर्व सन्माननीय मान्यवर इथे उपस्थित झालेले आहेत. तरी या परिसंवादाच्या कार्यक्रमाची जबाबदारी आमची छोटी ताई सानिका वैद्य हिच्यावर मी सोपवित आहोत. तिने मंचाची सूत्रसंचालनाची जबाबदारी घ्यावी अशी मी तिला विनंती करतो. Thank you for the opportunity, sir. स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे आणि ते जो माणूस पिणार तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भीमगर्जना करून शिक्षणाची माहिती सांगणारे विश्ववंदनीय महामानव
युगपुरुष तसेच युगप्रवर्तक, कोटी कोटी कुळांचे उद्धारक व अष्टपैलू व्यक्तिमत्व म्हणजेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर होय. त्यांच्या प्रेरक व स्फूर्तिदायक स्मृतींना मी नमन करते. विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मंचावरून मी सानिका वैद्य आपणा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करीत आहे. आज दिनांक 12 एप्रिल 2024 रोज शुक्रवार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 133व्या जयंती महोत्सवातील पहिल्या दिवसाच्या दुसऱ्या सत्राचे सूत्रसंचालनाची जबाबदारी आयोजकांनी मला दिली, त्याबद्दल आयोजकांचे मनस्वी आभार. आपल्याला मार्गदर्शन करण्याकरिता सन्माननीय मान्यवर इथे उपस्थित झालेले आहेत. मी आयोजकांना अशी विनंती करते की त्यांनी माननीय अशोक वानखेडे सर, ज्येष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्लेषक दिल्ली यांना मंचावर घेऊन यावे. ॲडव्होकेट वैशालीताई डोळस यांना सुद्धा मंचावर घेऊन यावे. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय प्राध्यापक अनिल बाबळे सरांना सुद्धा मी विनंती करते की त्यांनी मंचावर यावे आणि विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव समितीचे अध्यक्ष माननीय विजय दामगाडगे त्यांचा सुद्धा मी मंचावर येण्यास आमंत्रित करते. सर्व कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष व व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांना मी विनंती करते की त्यांनी महामानवाच्या महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की जय, महात्मा ज्योतिबा फुले की जय, मौर्य वंश की जय, विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. भाऊ इकडे बघा. जातीयवादाला दिली टक्कर भीमा तुझ्यामुळे, घुमतो जगात साऱ्या मंत्र समानतेचा भीमा तुझ्यामुळे, भीमा तुझ्यामुळे. यानंतर आपण मान्यवरांच्या स्वागताकडे. वानखेडे सर यांना संविधानाची प्रतभेट देण्याकरिता मी शंकररावजी मुंजेवार यांना आमंत्रित करते.
तसेच सौ अनुलताई सोमकुमार व राजूभाऊ भगत यांना वानखेडे सरांना पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्याकरिता मी आमंत्रित करते. ॲडव्होकेट वैशालीताई डोळस यांना संविधानाची प्रतभेट देण्याकरिता माननीय मयूर कांबळे यांना आमंत्रित करते. तसेच नितीन सुटे व सोनू गेडाम यांना वैशालीताईंना पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्याकरिता आमंत्रित करते. माननीय प्राध्यापक अनिल बाबळे यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्याकरिता मी संजय सरांना मंचावर आमंत्रित करते. संजय गायकवाड सर. विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव समितीचे अध्यक्ष माननीय विजय तामगाडगे यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्याकरिता मी प्रवीण वाणी यांना आमंत्रित करते. यानंतर प्रास्ताविक करण्याकरिता मी संजयजी धाबर्डे यांना मंचावर येण्यास आमंत्रित करते. तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, महात्मा ज्योतिबा फुले, विश्वभूषण विश्वरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांना मी सर्वप्रथम त्रिवार वंदन करतो. बुद्ध से मिली बुद्धि, कबीरा से मिला ज्ञान, ज्योतिबा से मिले ज्योति और बाबा साहेब से मिला हमारा संविधान, हमारा संविधान. अशा या परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या आपणा सर्वांना 2 दिवसापूर्वी शुभेच्छा देतो आणि माझ्या प्रास्ताविकाला सुरुवात करतो. आज भारताचे संविधान, लोकशाहीचे आधारस्तंभ व वर्तमान परिस्थिती या विषयावर आज प्रास्ताविकेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. हा विषय घेण्यामागचा मुख्य उद्देश हा आहे की आजची खरंच भारताचे जे 4 आधारस्तंभ आहेत
हे आपलं काम आपल्या योग्य प्रकारे करत आहेत का, हा आमच्या सर्व समितीच्या जवळ एक विषय आला आणि त्यावर आम्ही सर्वांनी विचार केला. विचार करता करता असं वाटले की खरंच आज हा विषय घेण्याची खरंच गरज आहे. या विषयाला धरून आम्ही हा परिसंवादासाठी सन्माननीय प्राध्यापक अशोक वानखेडे सर यांना प्राचारण केले. हे आंबेडकरी ज्येष्ठ पत्रकार आहेत, राजकीय विश्लेषक आहेत, हे दिल्लीहून आम्हाला इथे लाभले, त्यांचे सुद्धा स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे माननीय ॲडव्होकेट वैशालताई डोळस आंबेडकरी विचारवंत ह्या संभाजीनगरमधून इथे लाभल्या, त्यांचे सुद्धा मी स्वागत करतो. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय प्राध्यापक अनिल बाबळे सर यांचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो. आणि आम्ही कठीण परिस्थितीतून लोकांच्या दारोदारी जाऊन वर्गणी जमा करून हे कार्यक्रमाचं आयोजन करत आलेलं आहे. मागच्या वर्षी सुद्धा आम्ही अशाच पद्धतीचं योग्य प्रकारे आयोजन केलं आहे. यावर्षी थोडी लोकांची उपस्थिती कमी असेल, ते आम्ही कुठेतरी कमी पडलो असे आम्हाला वाटते. यानंतर आम्ही चांगल्या प्रकारे काम करू आणि लोकांपर्यंत जाऊ. आम्ही गेलो होतो पण लोक आले नाहीत, तरी पण आजचा हा विषय घेण्याचा मी उद्देश आपणासमोर सांगितला. यानंतर पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना शुभेच्छा देतो व माझे प्रास्ताविक थांबवतो. वेळेअभावी मी लवकरच थांबवतो, कारण का वेळ आपल्याला 10 वाजेपर्यंतच आहे. धन्यवाद. जय भीम. धन्यवाद सर. देशात लोकशाही आपले बाह्य रूप सांभाळेल, परंतु प्रत्यक्षात ती मात्र हुकुमशाहीला स्थान देईल. एखाद्या पक्षाला जर प्रचंड बहुमत असेल तर दुसरी शक्यता वास्तवात येण्याचा धोका अधिक मोठा आहे, असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेत अखेरचे भाषण करताना जे धोक्याचे इशारे केले त्यात म्हटले होते. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेसमोर सध्या अनेक प्रश्नचिन्ह उभी आहेत आणि आजच्या ह्याच परिसंवादाचा हा तो विषय म्हणजेच लोकशाहीचे आधारस्तंभ व वर्तमान परिस्थिती. आणि या विषयाला अधिक जाणून घेण्याकरिता